Good morning, students. Class 8 Social Studies, Civics Chapter First, The Indian Constitution. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने 3 स्टोरी बोर्ड के हेल्प से जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पर्पसेस हैं उनको समझा था और रीड किया था. आई होप आपने चैप्टर को रीड किया है एंड यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट. टुडे विल कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट शोज द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. की फीचर से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. लेट्स स्टार्ट. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what of the India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो एक्टिव हो गया रिगार्डिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, जो सेवरल डिकेड से हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे. इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट थे यानी जो मूवमेंट को फॉलो अप कर रहे थे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो डिवोट किया था ये सोचने और प्लान करने में कि हमारा फ्री इंडिया कैसा होगा. ब्रिटिशर्स के रूल्स ओबे करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उसमें उनका कोई रोल ही नहीं दिखता था. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. बहुत लंबे समय तक एक अथॉरिटेरियन रूल के अंडर रहना यानी अथॉरिटी मतलब जो सिर्फ अपनी ही चलाता है. तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे जब रूल किया था इंडिया में सेवरल डिकेड्स तक, तो उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, कुछ इंडियन वर्कर्स थे वहाँ पे जो काम करते थे उनके अंडर, बट उनको कभी मौका ही नहीं दिया कि वो अपने ओपिनियंस या अपनी थॉट्स को शेयर कर सके. इसका मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो अथॉरिटेरियन रूल को फॉलो कर रहे थे कि सिर्फ जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसी के पास वो पावर है सभी डिसीजंस को लेने का. ये सोचते हुए इंडियंस के मन में एक बात आई कि अगर हमारा इंडिया फ्री हो जाता है तो हम अपनी इंडिया में जो गवर्नमेंट सिस्टम रखेंगे वो डेमोक्रेसी का रखेंगे, जिसमें सभी दैट मीन्स एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, यानी सभी को परमिशन होगी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की, वेदर इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. What remained to be done then was to work on the ways in which a democratic government would be set up in India. इस सोच के बाद, इस आइडिया के बाद उनके दिमाग में ये था कि अब बस हमें इस बारे में अपनी जो वर्किंग है यानी जो रिटन फॉर्म है उसे स्टार्ट करना है. हमें अपने रूल्स के जो सेट ऑफ रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिटरमाइंड है उन्हें हमें स्टार्ट करना है लिखना, और उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी रूल्स बना रहे हैं वो कंट्री के फेवर में बने, पब्लिक के फेवर में बने. टू बी डन देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखे जाएं वो डिटरमाइन करें यानी मेंशन करते हैं कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी हो. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 360 पीपल. ये एक पर्सन से पॉसिबल नहीं था. अप्रॉक्स 300 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 1946 में, कई बार उन्होंने पीरियडिकली मीटिंग्स कंडक्ट की और उन्हें 3 साल लग गए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में. दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. रीज़न, कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़. हमारा जो इंडिया है कंट्री है इसमें डिफरेंट कम्युनिटी सर्वाइव कर रही हैं जिनका लैंग्वेज डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, उनके कल्चर्स बहुत अलग अलग हैं. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन आ गई थी. टर्मोइल होता है वो पर्टिकुलर स्टेट और मूवमेंट जहाँ पे इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूजन कि हम किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें जिससे सभी रिलीजन कल्चर को डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाली या डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं वो सभी उस पर अग्री हो जाए. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट. ये तो दिख ही रहा था क्योंकि जो स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ इंडिया
और पाकिस्तान के बीच जो डिफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल था, ये माना हुआ था कि ये डिवीज़न होना ही है। इसकी वजह से सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे कुछ, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। और उसी के साथ जो प्रॉब्लम राइज हुई वो थी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसवल, यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वे फेसिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे हम देख सकते थे जो इमोशन था वो एक डिप्रेशन का भाव था, काइंड ऑफ डिप्रेशन था, क्योंकि वो सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे थे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। All of these issues played on the minds of the members of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. ये सारी बातें उन सभी मेंबर्स के माइंड में चल रही थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट यानी उसे बना रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे। ड्राफ्ट का मतलब होता है आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हो तो पहले हम उसकी आउटलाइन फीचर्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी डिटेलिंग्स को मेंशन करते हैं। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects the respect for maintaining diversity while preserving national unity. आज हम जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने जितनी भी थॉट्स रखी, फाइनली जो एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हमारे सामने रखा वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट था जो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी की डाइवर्सिटी को मेंटेन भी कर रहा है, प्लस इट इज़ ऑल्सो प्रिजर्विंग आवर नेशनल यूनिटी। जो फाइनल डॉक्यूमेंट है ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न था वो था इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, दैट मीन्स पॉवर्टी, गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े बिकॉज ऑफ द पुअर कंडीशंस विच वाज गोइंग ऑन एंड पीपल वेर गेटिंग डिप्रेस्ड, सो उसकी वजह से कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बनाए गए जिसकी वजह से पॉवर्टी को दूर किया जा सकता था। एम्फेसाइजिंग यानी फोकस किया गया था ओवर द क्रूशियल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। जो इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि इन डेमोक्रेसी द सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो उनके बिहाफ में गवर्नमेंट को रन करे उसे चूज़ करने का उनके पास राइट है। जो हमारा फर्स्ट फीचर है दैट इज़ फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म से ये हम समझेंगे कि ये एक तरह का इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस, यानी ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इट इज़ वर्किंग ऑन डिफरेंट लेवल्स, उसके मोर देन वन लेवल है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। हम सबको पता है कि सेंट्रल में गवर्नमेंट रन कर रही है, स्टेट लेवल्स पर डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं एंड डिफरेंट पार्टीज आर रूलिंग। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक थर्ड लेवल है गवर्नमेंट का जिसके बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी रीड किया है, जो रिलेटेड है टू द विलेज लाइफ। The vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi. जो वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, यानी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में हमारे प्रेजेंट हैं, मीन्स इससे ये मतलब रेफ़र किया जा रहा था कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो सिर्फ इसीलिए ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो कैपिटल सिटी यानी दिल्ली में बैठ के डिसीजन ले रहा है, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कॉमन पीपल इन इट्स वर्किंग एंड डिस्कशंस। Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area. As आप प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हो, जो एट प्रेजेंट हम कोविड-19 के बारे में अगर समझें तो कुछ डिसीजन जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही हैं, बट कुछ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिशन दे दी है, बिकॉज जो माइक्रो डिटेलिंग्स होती हैं पर्टिकुलर एरियाज़ की, दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द पर्सन हु इज सिटिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वहाँ बैठ के उनको स्टेट्स के एवरी कॉर्नर की एक डिटेलिंग
वहाँ तक पहुँचे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ दैट कि स्टेट गवर्नमेंट को ये परमिशन दी जाती है कि आप अपनी पर्टिकुलर एरिया को अपने अकॉर्डिंग रन करो, बिकॉज जो स्टेट हेड होता है उसे ही पता है कि उसके स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जैसे अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल में जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो डील करते हैं विलेज की प्रॉब्लम्स को. अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एवरी विलेज में हर घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. सो these three levels are there in our Indian government system, that is referring to federalism. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. वी ऑल नो कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं ऑटोनॉमी, यानी उन्हें राइट्स दी गई हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने पावर्स को एक्सरसाइज करें अपने पर्टिकुलर स्टेट में. बट उन्हें ये भी कहा गया है दैट दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, बट ही और शी इज़ ऑलवेज हैविंग अ कंसर्न डिस्कशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज कुछ हेल्प जो उन्हें चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिलती है. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनी हुई है कि वो डिटेल्स मेंशन की हुई हैं कि कौन से इशू पे किस तरह की गवर्नमेंट जो है, यानी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट, वो किस तरह के लॉज को फ्रेम कर सकती हैं. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम. कहाँ से हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, यानी जो विलेज लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा अपने वर्क को मूव ऑन करने के लिए. Under federalism, the states are not merely agents of federal government but draw the authority from the constitution as well. फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि स्टेट्स एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं. इट्स नॉट दैट. दे आर ऑल्सो हैविंग सर्टन अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किए गए हैं कि किसकी कौन सी राइट्स है उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को भी अथॉरिटी है वो अपने अकॉर्डिंग रूल करें. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. जो हमारे ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके बनाए हुए लॉज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एरिया के लाइक द पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया आर फॉलोइंग द लॉज एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. टुडे we'll read till here. You go through the first feature of the constitution, also go through the introduction and the previous part of the chapter. In our next video, we'll continue our chapter. Till then, thank you class.